स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स हम सोल्व करेंगे बैलेंसिंग के। बहुत अच्छी सी और एक इजी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप हर क्वेश्चन बैलेंसिंग का बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल को, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल को, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को और देन हाइड्रोजन को। आपको हर एक स्टेप करने के बाद दोबारा फर्स्ट स्टेप पे आना है। वो आपको मैं एक एग्जांपल कराऊंगी तो उससे समझ आ जाएगा कि आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हुए बैलेंसिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एंड आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, इसमें मेटल कौन है? सोडियम है। तो सोडियम को आप बैलेंस करो। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 2। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, हमारा सोडियम बैलेंस हो गया। देन उसके बाद हमें क्या देखना है? नॉन मेटल। एक बात का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल ही है। बिल्कुल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन हमें ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे नॉन मेटल्स देखने हैं कि आपकी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन के अलावा और कोई नॉन मेटल है तो पहले आप उनको बैलेंस करो, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। हमारा नॉन मेटल यहाँ पर और कौन है? सल्फर। सल्फर यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 1। इट मीन्स ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है? हम किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 एंड यहाँ पर 4। टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन? 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 + 1 5। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए स्टूडेंट्स? 6। अब आपने जब ये स्टेप किया है, इसके बाद आप दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाओ, दोबारा अपने मेटल्स को चेक करो। मेटल कौन था हमारा? सोडियम। कितने हैं सोडियम? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। उसके बाद हमारा सल्फर नॉन मेटल कितने हैं? 1। यहाँ पर भी कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? अभी हमने बैलेंस किए हैं 4 + 2 6। यहाँ भी कितने हैं? 4 + 2 6। नाउ हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 2 4। यहाँ कितने हैं स्टूडेंट्स? 4। इट मीन्स ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस पूरी रिएक्शन में मेटल देखो कौन है? बेरियम। तो इसको बैलेंस करते हैं। कितने हैं बेरियम? 1। यहाँ भी कितने हैं? 1। उसके बाद नॉन मेटल देखो कौन है? सल्फर भी है, क्लोरीन भी है। दोनों ही क्या है? नॉन मेटल। तो आप पहले किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। हम क्लोरीन देख लेते हैं, कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, हो गई हमारी क्लोरीन बैलेंस। उसके बाद सल्फर को देखते हैं। सल्फर कितने हैं? अब क्लोरीन हमने बैलेंस की है। मैंने आपको बोला था हर एक स्टेप करने के बाद आपको दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाना है, कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो आपको दोबारा आपका मेटल चेक करो। बेरियम 1। उसके बाद आपने क्लोरीन किया 2, इधर भी 2। उसके बाद देखो सल्फर। सल्फर कितने हैं? 1। आपने कोई चेंज नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पर 4। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। इट मीन्स ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस रिएक्शन में मेटल देखो कौन है? कैल्शियम। कितने हैं कैल्शियम? यहाँ पर 1। यहाँ कितने हैं? 1। इट मीन्स कैल्शियम बैलेंस। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है हमारा? यहाँ पर ऑक्सीजन को के अलावा कार्बन। कितने हैं यहाँ पर? 1। यहाँ भी कितने हैं? 1। देन ऑक्सीजन पे आओ। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ और 2 यहाँ। कितने हो गए टोटल? 4। यहाँ कितने हैं? 3 + 1 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, कितने हैं हाइड्रोजन? यहाँ पर 2, यहाँ भी 2। इट मीन्स ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें मेटल देखो कौन है स्टूडेंट्स? पोटेशियम। कितने हैं यहाँ पर? 1। यहाँ भी 1।
नाउ ब्रोमीन आपका नॉन मेटल, या पहले ब्रोमीन को आप देख लो या क्लोरीन को आप बैलेंस कर लो, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप बैलेंस कर सकते हो। ब्रोमीन को देखते हैं कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ 2, इट मीन्स मैं यहाँ 2 लगा दूं, ब्रोमीन 2 हो गए। अब हमने ये स्टेप किया, दोबारा से हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे हमारा मेटल देखना होता है हमें, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ 1। दैट्स व्हाई मैंने आपको ऐसा बोला था कि आपको हर एक स्टेप करने के बाद दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि आप जब भी बैलेंस करते हो और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हो, क्या पता आपने जो बैलेंस किया है नेक्स्ट स्टेप पे आके उससे पहले वाला जो स्टेप आपने किया था बैलेंस, वो अनबैलेंस हो गया। दैट्स व्हाई हर स्टेप करने के बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। नाउ हमारा पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो इट मींस ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारा मेटल कौन है, कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल कौन है, कार्बन। कार्बन यहाँ कितने हैं 1, यहाँ भी 1। नाउ ऑक्सीजन देख लो 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, इट मींस मैं क्या लगा दूं यहाँ पर 2, ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं। 2 or more reactants, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, रिएक्ट कर जाते हैं और क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर A + B गिव AB, A और B 2 रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने कंबाइन होके AB एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। एग्जांपल्स देखते हैं। H2 + O2, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ और उसने क्या बना दिया, वाटर। यहाँ पर रिएक्टेंट्स हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एंड जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, सिंगल। कौन बना है, वाटर बना है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्टिविटी भी की थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी की हमने रिएक्शन लिखी है। यहाँ पर हीट डेल्टा का सिंबल हमने इसीलिए लगाया है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेल्टा का मतलब होता है आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट, उसी का सिंबल होता है ये। तो आपने जैसे ही उसको हीट किया क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का, डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक होना। जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ रिएक्टेंट, जब कोई रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन देखते हैं इसकी। A किसमें ब्रेक हो गया, B + C। A हमारा रिएक्टेंट था जो सिंगल था, किसमें ब्रेक हो गया, B and C में, 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आप किसी भी चीज को ब्रेक करते हो वो एटलीस्ट 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी। ये चोक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो एटलीस्ट इसके 2 पार्ट्स तो होंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर बोला है एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। FeSO4 जिसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं और आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Fe2O3 + SO2 + SO3। यहाँ पर भी रिएक्टेंट सिंगल है बिकॉज कंडीशन है डीकंपोजिशन रिएक्शन में कि जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा। प्रोडक्ट आपके 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने प्रोडक्ट्स मिल गए, 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। नाउ
अभी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर आप इस चोक को ब्रेक करते हो तो एटलीस्ट ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। आपने जब इस चोक को ब्रेक किया तो आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर हम फिजिक्स तो नहीं सीख रहे, लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड, आपका जो कॉमन सोल्ट होता है, उसी का एग्जांपल अगर आप ले लेते हो, अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें या मेल्ट करना चाहें तो हमें या तो कोई प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी या उसको हीट देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस या हीट के तो ना तो वो मेल्ट होगा ना ही वो ब्रेक होगा। ऐसे ही जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ऐसे ही पॉसिबल नहीं होती है, वहां पर भी हमें उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके ही ब्रेकिंग पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए देखते हैं डीकम्पोजिशन। मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिखा है, आप भी जब अपने नोट्स बनाओ तो नोट डाल के इस बात को जरूर मेंशन करना। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब था ब्रेकिंग। कैन बी कैरिड आउट, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। तो जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, NaCl सोडियम क्लोराइड किस में ब्रेक हो गया, Na+Cl2 सोडियम एंड क्लोरीन। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड में जैसे ही हम इसमें लाइट पास आउट कराएंगे, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सनलाइट जैसे ही हम इस पे पास आउट कराएंगे किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज्ड इन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो हमारे पुराने टाइम पे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, आप लाइमस्टोन भी इसको बोल सकते हो और कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हो। जैसे ही आप इस लाइमस्टोन में से को हीट करोगे ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम प्लस CO2, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। जब एक मेटल दूसरे मेटल की जगह पे आ जाता है और उसको उसकी जगह से हटा देता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन द more reactive metal displaces the less reactive metal। एक more reactive metal less reactive metal को displace कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, Fe आयरन, आयरन भी हम इसको बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Fe। ऑफ कोर्स एलिमेंट्री स्टेट में है, मेटल है तो इसकी जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, प्लस कॉपर सल्फेट, सल्फेट है इट मींस एक्वस सॉल्यूशन होगा, दैट्स व्हाई हमने इसकी स्टेट लिखी एक्वस। तो प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो हम ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं, जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं, वो हम आयरन की क्यों नहीं बनवाते? तो स्टूडेंट्स आयरन जो होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, ये एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है बहुत ही जल्दी और इस पे जंग लग जाता है रिएक्ट होने पर। दैट्स व्हाई हम ज्वेलरी जो बनवाते हैं वो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की बनवाते हैं, बिकॉज ये तीनों ही बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ये आपके वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, दैट्स व्हाई हम इनकी ज्वेलरी बनवाते हैं।
यहाँ पर हमने इस रिएक्शन में देखा, हमें पता है आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह पे आ गया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फेरस सल्फेट। और इस कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया तो साथ में क्या बन गया, प्लस कॉपर। ऑफ कोर्स ये भी एलिमेंट्री स्टेट में है, मेटल है, तो किस स्टेट में मिलेगा ये, सॉलिड स्टेट में। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, जिसको लर्न करना बहुत ही इजी होता है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की, फर्स्ट हमारा आता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड का सिंबल होता है Pb, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। एंड इसके बाद भी हमारा प्लेटिनम आता है, गोल्ड के बाद सबसे नीचे आता है प्लेटिनम। हाइड्रोजन को मैंने बॉक्स में इसीलिए डिनोट किया है बिकॉज ये स्टैंडर्ड होता है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, दैट्स वाई मैंने इसको बॉक्स में लिखा है। अगर हम हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स की बात करें तो ये सारे ही मोर रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स की बात करें तो ये सारे ही लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर जाते जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स इनमें से रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इट मींस जो अगर हम इन मेटल्स की बात करें तो इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है। और अगर हम नीचे सबसे नीचे प्लेटिनम लिखते हैं, इसके बाद प्लेटिनम भी आता है। और ओवरऑल हम अगर बात करें कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है तो कौन होगा, प्लेटिनम। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखा होगा कि हम जो ज्वेलरी होते हैं वो डेली पहन के रखते हैं, जो हमारी सिल्वर की, गोल्ड की, प्लैटिनम की जो भी ज्वेलरी होती है हम डेली उसको पहनते हैं और डेली उनका कांटेक्ट एसिड बेस के साथ होता है, फिर भी वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स जैसे आप नहाते हो तो सोप का यूज करते हो, उसका नेचर बेसिक होता है। ऐसे ही आप टोमेटो चॉप करते हो तो टोमेटो में भी आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और आपका जो कर्ड होती है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सभी क्या है, एसिड्स हैं। और ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो आपने ज्वेलरी पहनी होती है गोल्ड की, जैसे आपने रिंग ही पहनी है तो उसके कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉलिश जो होती है आपकी ज्वेलरी की वो एज इट इज रहती है, वो खराब नहीं होते। ऐसा क्यों? तो रीजन यही है स्टूडेंट्स कि ये होते हैं आपके सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई इनकी पॉलिश एज इट इज रहती है और आपकी जो ज्वेलरी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं।